नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुख करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में जनता के बीच जाकर समस्याएं सुनी। साथ ही कंजाबाग तिराहे पर 213 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का विधिवत लोकार्पण किया। साथ ही हंस फाउंडेशन और अन्य संगठनों के सहयोग से मोबाइल स्वास्थ्य सेवा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और घंटी भी बजाई और इसी के साथ घंटी चढ़ाई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पवित्र स्थलों के संरक्षण और विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जताई। सीमाएं यहाँ पर शुरू होती हैं, यहाँ से ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और राष्ट्रभक्ति देशभक्ति यहाँ पर भरी हुई लोगों के अंदर, और ये हमेशा ये ध्वज हमें हमेशा याद करता रहे कि हमारे इस राष्ट्र ध्वज के लिए हमारे अनेक सेनानियों ने बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया है, तभी जाके हमको इस सफलता मिली है। और हमारी नौजवान युवाओं को हमेशा राष्ट्रभक्ति देशभक्ति प्रेरित करता रहे। और मैं सभी को सीमांत क्षेत्र वासियों को इस राष्ट्रीय ध्वज के लगने में सबको शुभकामनाएं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 2089.74 लाख की लागत से बनने वाली खटीमा मेला घाट राज्य मार्ग 107 के पुनर्निर्माण का शिलान्यास कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही 11.50 किलोमीटर लंबी सड़क का सुधार, ड्रेनेज, सड़क सुरक्षा, रोड साइनेज और सुसुंदरीकरण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। ये आज खटीमा मेला घाट मार्ग की इसका आज शिलान्यास हो गया है और इसके बन जाने पर इस क्षेत्र में बहुत सुविधा होगी और कुल मिलाकर ये 20 करोड़ रुपए की ये सड़क है, बड़ी धनराशि है। इसका गुणवत्तापूर्ण ठीक तरीके से हमारे नेशनल हाईवे वाले और जो भी सड़क निर्माण की हमारी कार्यदायी संस्था है, मैं कार्यदायी संस्था से भी कहूँगा कि इसको जो है बहुत गुणवत्तापूर्ण बनाएं, क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है जो हमारा भारत नेपाल सीमा को जोड़ता है। और हम हमेशा से इस बात के पक्षधर रहे हैं इस क्षेत्र में कि नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध है, उनको भी इस सड़क से आगमन करना होता है। और अब इस दौरान सभी त्यौहार भी हमारे आ रहे हैं। दीपावली का त्यौहार आ रहा है, भैया दूज है, गोवर्धन पूजा है, छठ पूजा है, अनेक त्योहारों का ये मौसम है। इस बीच में अभी जनगैया का मेला भी होगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन से। भारामल बाबा का भी बड़ा आयोजन वहाँ पर भी होता है। तो सब लोगों को इसी सड़क से आना जाना पड़ता है, इसलिए हमारा रहेगा कि भाई इसमें अच्छा किया जाए। खटीमा के मुख्य चौराहे से आबादी वाले 2 किलोमीटर के दोनों भागों को इस योजना में पहले ही रखा गया है कि उसको पक्का किया जाएगा। पानी से कटाव वाले में प्लम कंक्रीट की दीवार निर्माण करके कटाव रोका जाएगा। मार्ग पर आवश्यक साइनेज एवं बोर्ड भी लगाए जाएंगे और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण भी इसमें सहयोग करें इस सड़क को बनाने में, तथा संभव अपना योगदान दें। अन्य भी बहुत सारी योजनाएं हमारे पूरे क्षेत्र खटीमा के लिए चल रही है। आप सभी को पता है कि आज हमारा शिक्षा के क्षेत्र में खटीमा एक बड़ा हब बन चुका है। चलिए रुख करेंगे इसी बीच आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर देहरादून से, जहां चौखुटिया स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार ने जारी किए हैं इसके लिए शासनादेश। चौखुटिया सीएचसी के बेड की क्षमता बढ़ा दी गई है। बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है। सीएम ने विवादास्पद समस्याओं के समाधान के भी निर्देश दे दिए हैं। देहरादून से स्वास्थ्य के मद्देनजर अहम जानकारी, जहां पर सचिव की ओर से जारी कर दिए गए हैं शासनादेश और चौखुटिया सीएचसी के बेड की अब क्षमता बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, डिजिटल एक्सरे मशीन भी यहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम ने यहां पर विवादास्पद समस्याओं को जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दे दिए हैं।
सीएम ने यहां पर दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी किए। स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर सुविधाओं से स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे, यानी कि देहरादून के लोगों के लिए अच्छी खबर, जहां स्वास्थ्य के मद्देनजर दिशा निर्देश सीएम की ओर से भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान लगातार सुर्खियों में है। बता दें कि सीएम धामी ने कहा था कि प्रदेश में अरबन नक्सल गैंग जिहादी माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार इसे सफल नहीं होने देगी। वहीं उन्होंने राज्य की शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का भी आश्वासन दिया, जिसके बाद से ही लगातार विपक्षी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भी बीजेपी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा, इतनी घटनाएं बीजेपी शासन के दौरान ही क्यों सामने आती है। धामी जी को कुछ नहीं सूझता। प्रचंड बहुमत की आपकी सरकार, ट्रिपल इंजन की आपकी सरकार, 47 विधायकों वाली आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, और आपके पीछे हाथ धोकर जिहादी और नक्सली पड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब आपकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, आपका सरकारी और सूचना तंत्र ठीक नहीं है। ये सारे थूक जिहाद वाले, नकल जिहाद वाले, लैंड जिहाद, लव जिहाद वाले सारे आपके ही कार्यकाल में कैसे पैदा हो गए अचानक उत्तराखंड के अंदर? कभी आज से पहले, आपके कार्यकाल से पहले हमने नहीं देखा खाने में थूकते हुए किसी को, हमने नहीं देखा नकल जिहाद करते हुए किसी को। 1 दर्जन से ज्यादा परीक्षाएं जो है प्रश्न पत्र लीक हो गए और वो आपके लोग संलिप्त हैं, उसमें सारे जिहादी हैं। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं ये नक्सली आप कह किसको रहे हैं? आप कैटेगोरिकली पिन पॉइंट करके बताते क्यों नहीं? क्योंकि सबसे बड़ा तो आपके वहां ये बड़बोला जो सुबोध उनियाल है, जिसने पूर्व मुख्यमंत्री को गाली देने का काम किया है, इससे बड़ा और कौन होगा? आपके वहां एक मंत्री आय से अधिक संपत्ति मामले में गंभीर आरोप झेल रहा है। आपके वहां सैन्य धाम घोटाला हो रहा है, उद्यान घोटाला हो रहा है, भर्ती घोटाला हो रहा है, उस पर तो आप मौन साधे रहते हैं। आपके वहां महिला अपराध में 9 हिमालयी राज्यों में एनसीआरबी के अनुसार उत्तराखंड नंबर 1 पायदान पर पहुंच गया महिला अपराध में, तब आप चुप रहते हैं। 1209 बच्चे 1 साल में गायब हो गए, सारे बच्चे नाबालिग थे। बाकी हिमालयी राज्यों में आप देखिए, कहीं 70 का आंकड़ा है तो कहीं 80 का आंकड़ा है 1 साल में गायब होने वाले नाबालिग लोगों का, लेकिन आपके वहां 1209, तब आपको कुछ नहीं बोलना है। लेकिन अर्बन नक्सली और जिहादी, इसके अलावा कान पक गए सुनकर, ना स्वास्थ्य सेवाओं पर कुछ बोलते हैं, ना शिक्षा पर कुछ बोलते हैं, ना सड़क पर कुछ बोलते हैं, ना कानून व्यवस्था पर कुछ बोलते हैं। आप हर वक्त आप जनता को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं। चौखुटिया अल्मोड़ा में देखिए कैसा जनसैलाब उमड़ा हुआ है आपकी सरकार के खिलाफ, और धीरे धीरे 27 आने दीजिए, चुनाव का समय आने दीजिए, हर जिले में और हर तहसील में आपको यही मंजर देखने को मिलेगा जो चौखुटिया में देखने को मिला। उत्तराखंड में लोकायुक्त पद 2013 से खाली है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शरण महारा ने आरटीआई और लोकायुक्त मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि 640 से भी ज्यादा शिकायतें लंबित हैं, जबकि इस पर सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय ने नियुक्ति की मांग की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर बीजेपी का कहना है कि चयन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और जनता और प्रशासनिक निगरानी के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति आवश्यक है। देखिए, देश में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त, इसकी मांग को लेकर के अन्ना हजारे साहब ने जो आंदोलन चलाया था और पूरे देश में कांग्रेस को बदनाम करने की मुहिम में आरएसएस और भाजपा का साथ उन्होंने दिया था। मैं तो एक दिन यज्ञ करने वाला हूँ, हवन करने वाला हूँ कि वो प्रकट हो। अन्ना जी कहाँ चले गए? अगर वो इस धरती में जीवित है, अगर उनका शरीर है और उसमें आत्मा जीवित है, तो अन्ना को प्रकट होना चाहिए। उत्तराखंड में लोकायुक्त के और देश में लोकपाल के लिए उनको आकर के वैसा ही आंदोलन खड़ा करना चाहिए था जैसा उन्होंने यूपीए सरकार के जमाने में किया था। आज तो सरेआम पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार के मामले, अडानी, अंबानी और तमाम देश के अंदर पूरी देश की पूंजी जिस प्रकार से कुछ चंद परिवारों के हाथ में कैद कर दी है मोदी जी ने, कहाँ है? आत्मा मर गई अन्ना की। अन्ना कहाँ है? क्यों नहीं प्रकट होते? इस प्रदेश के अंदर ये तमाम जो अन्ना आंदोलन वाले लोग थे, खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे, वो यहाँ आए थे और उनके साथ बैठ करके लोकायुक्त का बिल तैयार किया था। कहाँ है वो लोकायुक्त? कहाँ है लोकपाल? ये सब थोथी बातें हैं और केवल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए एक गलत नैरेटिव सेट किया गया था अन्ना के द्वारा, और अन्ना के कंधे पे बंदूक आरएसएस और बीजेपी ने रखी थी। ये हमारा सीधा सीधा आरोप है। अगर इनकी आत्मा जीवित है, अन्ना की भी, भाजपा वालों की भी, आरएसएस वालों की भी, तो इनको उत्तराखंड में लोकायुक्त लाना चाहिए और देश में लोकपाल लाना चाहिए।
देखिए सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और आने वाले आप समय में आप देखेंगे कि लोकायुक्त भी यहाँ पर बनेगा और सरकार इस पर अपना काम कर रही है और हमारी जो कमेटी है वो इस पर कहीं ना कहीं काम कर रही है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के हमें चलना है, क्योंकि सभी जनमानस को समान अधिकार के रूप में आना चाहिए। जो उनका शिकायत है उनका निवारण होना चाहिए। जितने भी हमारे पोर्टल बने हैं माननीय मुख्यमंत्री जी उन पोर्टलों के माध्यम से सबकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं और ये सारी चीजें भी हो जाए, क्योंकि सब अपनी अपनी एजेंसियों के हिसाब से काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर भी हमें ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है और इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए और बहुत जल्दी आपके सामने आएगा कि लोकायुक्त भी हमारा बनेगा। अल्मोड़ा के चौखुटिया क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा में बदहाली को लेकर लोगों का प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा कि प्रदेश में चौमुखी विकास कगार पर है और मेडिकल कॉलेज निर्माण और नर्सों की कमी पूरी की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सुधार के लिए सक्रिय हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी के विकास का मॉडल समझती है और 2027 में दोबारा बीजेपी की जीत होगी। देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, आपने ये देखा होगा कि जिस प्रकार से आज प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है। आप ये देखिए कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज को लेकर के जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, अन्य जगहों पर भी मेडिकल कॉलेज धीरे धीरे हमारी सरकार स्थापित करने जा रही और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो। आपने देखा होगा कि स्वयं मेरे कोटद्वार शहर में बहुत सारे नर्सेस का अभाव था, उसको जो है पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया। सारे हॉस्पिटल्स में नर्सें हों, डॉक्टर हों, इस पर हमारी सरकार काम कर रही और निश्चित रूप से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर भी बेहतर ढंग से स्वास्थ्य सुविधा हो, इस पर हमारी सरकारें काम कर रही है। उत्तराखंड में लगातार डेमोग्राफिक चेंज को लेकर कई बार सवाल उठाए गए हैं। उसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात पर संज्ञान लिया कि प्रदेश की डेमोग्राफिक चेंज हो रही है और यहां पर अर्बन नक्सल गैंग की एंट्री हो गई। वहीं इस विषय पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री भी लगातार बात कर रहे हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार इस पूरे मामले पर गंभीर हैं। लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और माननीय गृह मंत्री जी का भी अभी एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने भी कहा है कि देश के अंदर भी डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। तो हमारा मानना है कि जो बाहरी लोग हैं उनका किसी कीमत पर भी यहाँ कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भाई आप आए हैं, कैसे आए हैं? आप बाहर देश से आए तो पासपोर्ट के थ्रू आते तो लीगल कहलाते। आप इलीगल तरीके से आए हैं, तारों के नीचे से आए हैं, तारों के ऊपर से आए हैं, छुप छुपा के आए हैं, सेटिंग गेटिंग से आए हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के शेल्टर में आए हैं। आप कैसे आए हैं वो अलग बात, लेकिन आप आए तो आए, काम धंधा किया तो किया। अब आप मेरे देश की सरकारें भी आप तय करेंगे, तो ये तो नहीं होना चाहिए। हम सराय हैं क्या? हम कोई धर्मशाला है क्या कि बाहर के लोगों को हम अपने घर में अनुमति दे दें? और अनुमति दे दें काम करने की, रहने की, ये तो बात अलग है कि मानवता के आधार पे आपने अनुमति दे दी, लेकिन हमारी सरकारें भी वो तय करेंगे। ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं इस बात को लगातार कह रहा हूं, युवा मुख्यमंत्री भी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि किसी कीमत पर भी जो बाहरी लोग हैं उनके लिए इस प्रदेश में और इस देश में कोई जगह नहीं है। आप कायदे से आइए और कायदे से अपने वतन जाइए, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं, मैं जानता हूं कितना बड़ा मुसलमान हो जाए। और मुसलमान जब अरब में हज करने के लिए जाता है, वहां अपनी इबादत के लिए जाता है, तो वहां रुक नहीं जाता, वहां टिक नहीं जाता, क्योंकि वहां के देश का अपना एनआरसी है, वहां के देश का नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन चार्टर है। तो अरब ने अपना नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन चार्टर बनाया है, अमेरिका इंग्लैंड ने अपना रजिस्टर ऑफ सिटीजन चार्टर बनाया है, तो भैया मैं अपना रजिस्टर ऑफ सिटीजन चार्टर क्यों ना बनाऊं? हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बहादुराबाद क्षेत्र के बोंगाला गांव में धान की फसल काटी और इस मौके पर किसानों से बातचीत भी की। साथ ही उन्होंने बताया कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के तहत पूरे जनपद में धान की फसल की कटाई की जा रही है ताकि फसल उत्पादन का सटीक आकलन किया जा सके। वहीं जिलाधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वह फसल कटाई के दौरान सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें और कृषि विभाग की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। देखिए, आज बहादुराबाद में, रतनपुर, बोंगला में, मनोहरपुर में
क्रॉप कटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है और इसमें पूरे जनपद में विभिन्न अधिकारियों के द्वारा ये निरीक्षण किया जा रहा है। इसका जो उद्देश्य होता है वो ये देखना होता है कि जो हमारी जो फसल है, जैसे अभी धान की फसल की यहाँ पे क्रॉप कटिंग हो रही है, उसकी क्या यहाँ पे यील्ड आती है, कितना एरिया में कितना प्रोडक्शन होता है, और उसको फिर स्टडी करके हम देखते हैं कि आगे क्या कृषि विभाग के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि किसानों की आय बढ़े। और साथ ही अगर किसानों की कोई समस्या है, जैसे कि सिंचाई से संबंधित कीटनाशक या पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर की कोई समस्या, तो उसके बाद भी चर्चा की जाती है और ये सारा डेटा पोर्टल पे अपलोड किया जाता है भारत सरकार के पोर्टल पे, और फिर उसके बाद आगे की योजनाएं उसी बेसिस पे बनाई जाती है। इसी पर्पज से ये क्रॉप कटिंग की जा रही है। सिर्फ हरिद्वार भादरवाद में नहीं, लक्सर, खानपुर सब जगह काम किया जा रहा है। जहां भी फसलों को नुकसान होगा वो इस डेटा में निकल के आएगा, क्योंकि जो हम फाइनल जो वैल्यू निकालेंगे कितना इसमें किलोग्राम धान निकला, तो जहाँ नुकसान होगा वहाँ उसका कम निकलेगा, जहाँ ज्यादा होगा, और कई जगह जहाँ सिंचाई नहीं हो पाई या ज्यादा पानी की वजह से भरान हुआ तो उसका भी नुकसान अगर हुआ तो वो भी इसमें से निकल जाएगा। बाजपुर में बिना रजिस्ट्रेशन के स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। कुछ स्कूल अपनी मान्यता से अधिक कक्षा पढ़ा रहे हैं और अभिभावकों पर मनमाना दबाव भी बना रहे हैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि ऐसे स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह स्थिति शिक्षा और सरकार की निगरानी पर सवाल खड़े करती है। बिना मानक और बिना रजिस्ट्रेशन दो मुद्दे हैं ये। कुछ लोग क्या करते हैं कि स्कूल खोल देते हैं और उसके लिए अप्लाई कर देते हैं, तो उसकी परीक्षण होता है और परीक्षण होने के बाद यदि मानक सही पाए जाते हैं तो उनको ऑनलाइन वहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम से हम मान्यता देते हैं, और अगर जिसकी मान्यता के मानक पूर्ण नहीं करते हैं तो उनकी मान्यता यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है। ये तो इसकी एक तकनीकी पहलू है। दूसरा ये है कि खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भी हमारे स्पष्ट निर्देश हैं कि उनके विकास क्षेत्र में यदि कोई विद्यालय गैर मान्यता प्राप्त है या बिना मान्यता के चल रहा है तो तत्काल उन पर कार्रवाई, उनको बंद करवाने का नोटिस भेज दीजिएगा, और अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है उसको करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी त्योहारों से पहले काशीपुर में प्रशासन ने अवैध पटाखे कारोबारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। गंगा बाबा रोड स्थित एक गोदाम पर छापा भी मारा गया। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए तहसीलदार पंकज चंदौला ने खुद ताला खुलवाया और गहन जांच शुरू करवाई, जिसके बाद गोदाम में विस्फोटक सामग्री मिलने पर सतर्कता बरती गई। सुबह से पुलिस और फायर की संयुक्त टीम ने एक औचक उनको जानकारी मिली थी कि यहाँ पर अवैध रूप से पटाखा या फिर उनका जो विस्फोटक सामग्री है उनका भंडारण किया गया, जिसने भंडारण किया उनके पास कोई इसका वैध लाइसेंस नहीं है। तो इसके लिए पुलिस और फायर की टीम यहाँ पे आई थी, तो उनको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। तो तब फिर उन्होंने उप जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट करी, तो उप जिलाधिकारी महोदय के डायरेक्शन के क्रम में उनसे वार्ता की गई स्वामी से, और तब उन्होंने खुद से इस चाबी को खोला। इसमें निरीक्षण अभी किया जा रहा है विभाग द्वारा। अगर कोई अनियमितता पाई जाएगी तो नियमानुसार कार्रवाई। हरिद्वार उड़की विकास प्राधिकरण की ओर से तैयार की गई हरिद्वार महायोजना 2041 को लेकर आपत्तियों की सुनवाई शुरू हो गई। वहीं भल्ला इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में HRDA की VC सोनिका ने शहरवासियों और अलग अलग संगठनों की आपत्तियां भी सुनी। साथ ही लोगों ने अपने सुझाव और चिंताएं भी रखी। वहीं उपाध्यक्ष सोनिका ने कहा कि सभी चरणों में आपत्तियां सुनकर जरूरत के मुताबिक संशोधन किए जाएंगे और योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। जिस तरह से हमने आपत्तियों का आज डेट रखी थी और ये प्री डिसाइडेड थी, तो सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। कुछ को जैसे आवासीय से व्यावसायिक हो गई या रोड विड्थ कितनी ली गई, इन सब चीज़ों पे अलग अलग तरीके की सुनवाई यहाँ पे हो रही है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबको सुने, सबका पक्ष सुने, और उसी के बाद अब आज तो सिर्फ सुनवाई है, उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाए। आपत्तियाँ हैं ना, ये प्रक्रिया जो होती है ये इसीलिए होती है कि किसी को कोई संशय ना रहे, वो अपनी आपत्ति दें और जो नियमानुसार आगे कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। जिस तरीके से आज दिवाली का त्यौहार चल रहा है और आज अचानक आपत्ति इन्होंने करी है, आपत्ति की सुनवाई इन्होंने शुरुआत कर दी है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भय की स्थिति थी, और उस भय को दूर करने के लिए हमने आयोजन समिति से आज वो मांगा, समय मांगा, और समय मांगने के बाद हमने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर आप लोग लीगली कर रहे हैं, आधिकारिक रूप से कुछ काम कर रहे हैं, तो हम लोग व्यापार मंडल भी पूरा का पूरा आधिकारिक रूप से काम करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है, टाउन प्लानर की रूलिंग क्या है, इन सब चीजों का अध्ययन करने के बाद ही हम लोग इस पे कोई निर्णय लेंगे। हरिद्वार में प्रज्ञा फाउंडेशन के संस्थापक प्रज्ञा दीक्षित ने ज्वालापुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता और सैनिटरी वेस्ट प्रबंधन के प्रति जागरूक किया।
साथ ही उन्होंने सैनिटरी नैपकिन भी वितरित किए और सही निस्तारण की जानकारी दी। इसी कड़ी में जागरूकता बढ़ाने का संदेश देते हुए महिला को स्वास्थ्य और सशक्तिकरण की दिशा में प्रेरणा दी। मैं प्रज्ञा फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ चलाती हूँ। उसमें हम महिलाओं और बच्चों के हित में होने वाले कार्य करते हैं। देखते हुए कि आजकल वेस्ट बहुत फैला रहता है, शहर की साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए मैंने मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट पे बच्चों को समझाया, साथ ही उन्हें माहवारी के बारे में भी जागरूक किया और अनीमिया के बारे में भी हमने बात की। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट यही है कि जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, जो कि रेड वेस्ट की श्रेणी में आता है, ये सेग्रीगेट हो और ये खुले में नहीं फेंके, ये इंसिनरेट हो, क्योंकि एज पर बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स इसको इंसिनरेट ही करना है, तो उसके लिए सेग्रीगेशन जरूरी है। तो बच्चों को हमने कहा कि एक अच्छी हैबिट के तौर पे इनकलकेट करिए आप ये कि घर से ही जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट है उसे अलग करिए। मैं प्रधानाचार्य पद पर यहाँ पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम पूनम राणा है और मैं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज जो कि पीएम श्री है उस विद्यालय में कार्यरत हूँ। तो आज हमारे विद्यालय में बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हुआ जो हरिद्वार के जिलाधिकारी महोदय हैं, उनकी पत्नी ने यहाँ पर आकर के एक बहुत सुंदर और उपयोगी कार्यक्रम किया। तो जो कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर था, बच्चों को उन्होंने माहवारी के बारे में तो बताया ही, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उसका जो वेस्ट है उसको डिस्पोज कैसे करना है, जो कि ज्यादातर लोग नहीं बताते हैं। तो ये बहुत लाभकारी बच्चों के लिए सेशन रहा और उसके बाद उन्होंने बच्चों को पैड भी दिए पूरे स्कूल के लिए और यहाँ की छात्र संख्या 1767 है, तो अपने सब बच्चों के लिए उन्होंने पैड दिए और ये कहा कि बच्चों इस चीज को बताने में या फिर इसके बारे में चर्चा करने में कभी भी आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए और आपको खुल करके ये गर्व का विषय है कि आप इसके विषय में पूरी तरीके से जानती हैं। और उन्होंने बच्चों को बहुत ही मतलब एक फ्रेंडली वे में उन्होंने आज लेक्चर दिया जो बच्चे जिससे बहुत लाभान्वित हुए। चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के खटीमा में हंस फाउंडेशन, हिंदुस्तान जिंक और HIMIC द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल और उधम सिंह नगर को दी बड़ी सौगात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वदेशी अपनाओ अभियान के तहत अपने गृहनगर खटीमा से की खरीदारी, पारंपरिक दिवाली के दिए और अन्य स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुएं खरीदी। उत्तराखंड में सहकारिता चुनाव का रास्ता साफ और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक हटाई, नियमावली संशोधन को सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी। केरल में पूर्व RSS कार्यकर्ता और इंजीनियर की आत्महत्या मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, देहरादून स्थित RSS कार्यालय का किया घेराव, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस के RSS कार्यालय घेराव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दी प्रतिक्रिया, कांग्रेस पर लगाया राजनीतिकरण का आरोप। देहरादून में डोईवाला के SGRR इंटर कॉलेज में लगी आग, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, किसी भी तरह के किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर, डंपर ने छात्र को कुचला, मौके पर ही छात्र की दर्दनाक मौत, हादसे परिवार में कोहराम। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर बड़ा हादसा, रोडवेज बस ने स्कूल बस को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल, 2 को हायर सेंटर किया गया रेफर। हरिद्वार में गंगा नहर किनारे झाड़ियों में मिला टस्कर हाथी का शव, करंट लगने से मौत की आशंका, वन विभाग ने मौके पर किया पोस्टमार्टम। हरिद्वार में स्कूल बस ड्राइवर पर बंदरों ने किया हमला, बच्चों और स्टाफ में मचा हड़कंप, स्थानीय लोगों ने बंदरों को भगाया, फिलहाल कोई हताहत की खबर नहीं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।